हेलो बच्चों, नमस्कार। निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर जीएस की क्लासेस शुरू की हुई हैं। और जीएस की क्लास में आज जो हमारी क्लास है वो हमारी है भूगोल की। हम इसमें देख रहे हैं जियोग्राफी क्लास में भारतीय भूगोल और इंडियन जियोग्राफी में हमने भारत के प्राकृतिक विभाजन को देख लिया है। आज हम शुरू करेंगे भारत का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र हमारे इस चैप्टर का क्या नाम है? अपवाह तंत्र। जो बच्चे पहली बार देख रहे हो तो वो सबसे पहले वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और पुराने वीडियो भी इसके कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जियोग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, बाकी क्लासें भी आपकी चल रही उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो भारत का अपवाह तंत्र हम देखेंगे। तो भारतीय अपवाह तंत्र को हम जल विसर्जन के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, अपवाह तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, और वो दो भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा बंगाल की खाड़ी, दूसरा है हमारा अरब सागर। तो हम जो है भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटते हैं। पहला हमारा बंगाल की खाड़ी और दूसरा है हमारा अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी में जो कुल अपवाह क्षेत्र का है हमारा कितना परसेंट भाग कवर होता है? तो हमारा 77% भाग जो है अपवाह तंत्र का बंगाल की खाड़ी में है। बाकी हमारा 23% जो भाग है वो हमारा कहाँ है? अरब सागर में है। बंगाल की खाड़ी में जो अपवाह तंत्र में कुछ नदियां हैं, प्रमुख नदियां भाग लेती, जैसे हम देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र हो गई आपकी, गंगा, महानदी, गोदावरी। कुछ प्रमुख नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में शामिल होती हैं। जैसे हमने कहा तो हमारी जो है ब्रह्मपुत्र हो गई, गंगा हो गई, महानदी हो गई, गोदावरी हो गई। ये बंगाल की खाड़ी में क्या होती हैं? विसर्जित होती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, जैसे कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, ठीक है, महानदी है, आपकी जो है कावेरी हो गई। तो ये कई प्रमुख नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में क्या होती हैं? विसर्जित होती हैं और वहां पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। अरब सागर, तो अरब सागर जो है हमारा 23% भाग जो है कवर करता है, जिसमें प्रमुख नदियां हैं सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, माही, कई सारी नदियां हैं। ये 23% भाग है अरब सागर में। तो कुछ गिरने वाली नदियां हैं आपकी सिंधु, ताप्ती, नर्मदा, माही, और ये क्या करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, कल की क्लास में हमने देखा था कि बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां थी, यानी जो पश्चिमी घाट पर जो आपकी नदियां थी, तो पश्चिमी घाट पर नदियां क्या करती थी? आपकी जो है एस्चुरी का निर्माण करती हैं। जो पूर्वी घाट की नदियां थी वो क्या है? डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं वो किसका निर्माण करती हैं? तो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी का निर्माण करती हैं कौन सी नदियां? जो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां किसका निर्माण करती हैं? तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। कल मैंने आपको डेल्टा भी समझाया था और साथ ही साथ हमने एस्चुरी भी समझा था। तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिएगा। आइए अब हम क्या देखेंगे? तो कुछ नदियों के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, ये जो अपवाह तंत्र है हम इसको तीन भागों में बांटते हैं। हिमालय की जो है हिमालय जो अपवाह तंत्र है हम इसको कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में बांटते हैं। जैसे हमारा सिंधु तथा गंगा नदी अपवाह तंत्र हो जाएगा, और तीसरा हमारा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र।
तीन प्रकार का है हमारा कि सिंधु अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र और गंगा अपवाह तंत्र। ये तीन भागों में बांटा जाता है, उतना हमें नहीं देखना। अब हमें कुछ प्रमुख नदियों के उद्गम क्षेत्र को देखेंगे और इनकी कुछ सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। चलिए, वही हमारा अपवाह तंत्र हो जाएगा। तो बच्चों, ये क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ आप अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी इस क्लास का एंजॉय कर सकें, पढ़ सकें अच्छे से, और रिवीजन करते चलिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा इस क्लास को पढ़ने में। रिवीजन जितना ज्यादा आप करेंगे, जैसे पुराना वीडियो आपने देख लिया है तो फिर से दोबारा देख लीजिएगा ताकि आपका रिवीजन होता रहे। भूले ना, बार बार चीजों को आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो आप दोबारा उन्हीं वीडियो को देखिएगा, 2 बार 3 बार, नोट्स बकायदे बनाइएगा। आप हमारे साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगे। सिर्फ बैठे मत रहिए, देखते मत रहिए, इसकी नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। तो चलिए, सबसे पहले देखेंगे हमारी है कौन सी, सिंधु नदी। सबसे पहले अब हम देखेंगे नदियों के बारे में। तो पहली नदी है सिंधु नदी, सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल देखेंगे तो ये हमारी है तिब्बत के मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर झील से, तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई हमारी 2880 किलोमीटर। कितनी है, तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन है हमारा, तिब्बत का मानसरोवर झील है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, आगे देखेंगे इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हम देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे तो कुछ सहायक नदियां हम देखते हैं, जैसे जास्कर, सेक, इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां जास्कर, स्योक, जास्कर, स्योक हो गई, चिनाब। पंजाब में देखिए जो 5 हमारी महत्वपूर्ण नदियां आपको देखने को मिलता है, क्योंकि पंजाब का ही अर्थ होता है पंजधन आप। तो वो 5 प्रमुख नदियां जो है हमारी यहाँ पर जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। कौन कौन सी हैं, तो चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, सतलज। ये कुछ प्रमुख नदियां हो गई किसकी, सिंधु नदी की सहायक नदियां हो गई। कौन कौन सी हैं हमारी, तो जैसे जास्कर है, स्वेक है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, झेलम है। ये कुछ सिंधु नदी की क्या हो गई, सहायक नदियां हो गई। ठीक है, और कई प्रमुख नदियां हो गई, लेकिन याद रखिएगा कि ये जो 5 नदियां हैं, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, सतलज, ये बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं, बाएं तट से मिलने वाली। ठीक है, और यही 5 नदियां हमें किस क्षेत्र में देखने को मिलती हैं, तो पंजाब के क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। पंजाब का इसीलिए नाम पड़ा है, 5 नदियों का भूमि हम पंजाब को कहते हैं। और कौन कौन सी है, तो चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम हो गई और सतलज हो गई। ये 5 नदियां प्रमुख हैं। ठीक है, आइए अब अगली नदी की चर्चा हम करेंगे। तो अगली नदी है हमारी झेलम। अब हम झेलम के बारे में देखेंगे कि झेलम, और जो झेलम नदी है ना, ये आपकी कश्मीर की प्रमुख नदी है। कश्मीर में ये आपकी मिलती है, और इसका जो है उद्गम स्थल कौन सा है, तो वेरीनाग झील। किस झील के पास से, तो वेरीनाग झील। आप देखेंगे तो झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है वो हमारा कौन सा है, वेरीनाग नामक स्थल से है। और इसकी कुल लंबाई देखेंगे तो इसकी कुल लंबाई है 400 किलोमीटर। ठीक है,
400 किलोमीटर भारत में है, लेकिन टोटल लंबाई देखेंगे तो इसकी कितनी है, 724 किलोमीटर। क्योंकि ये जो आपकी नदी है ना, ये पाकिस्तान में भी तो जाती है। ये जो पांचों नदियां हैं ये मिलकर कहाँ चली जाती है, फिर पाकिस्तान के मिठानकोट में मिलती हैं। तो झेलम नदी जो है इसकी अगर आप लंबाई देखेंगे तो 400 जो किलोमीटर है ये कहाँ है, भारत में है, ठीक है इसकी। लेकिन कुल लंबाई देखेंगे तो कुल लंबाई इसकी कितनी है, तो 724 किलोमीटर। याद रखिएगा कि झेलम नदी की जो लंबाई है अगर भारत में पूछी जाएगी तो कितनी है, 400 किलोमीटर है, और कुल लंबाई देखी जाएगी तो 724 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण देखिए, इसमें बहुत ज्यादा इसकी सहायक नदियां नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो है आपकी झेलम नदी है ये किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु नदी की सहायक नदी है। और ये पाकिस्तान के आपके जो कश्मीर में झेलम नदी जो है सिंधु नदी से मिलती है, और ये जो है पाकिस्तान में भी बहती है, ठीक है। तो झेलम नदी हो गई। झेलम नदी का उद्गम स्थल हमारा कौन सा हो गया, वेरीनाग झील हो गया, और हमने इसकी लंबाई देख ली। अगली है हमारी चिनाब। चिनाब के बारे में देख लेते हैं। चिनाब का उस उद्गम स्थल कहाँ है, बारालाचा दर्रा के पास। बारालाचा दर्रा, ठीक है। बारालाचा दर्रा के निकट किसका उद्गम स्थल है, चिनाब का उद्गम स्थल है। और ये बारालाचा जो दर्रा है हमारा, ये आपका जास्कर श्रेणी के पास जो है स्थित है। तो बारालाचा दर्रा से हमारा कौन सी नदी का उद्गम स्थल हो गया, चिनाब नदी का उद्गम स्थल हो गया। इसकी हम देखेंगे तो कुल लंबाई कितनी है, तो 1180 किलोमीटर। कितनी है, 1180 किलोमीटर, ये इसकी क्या है, कुल लंबाई है। और चिनाब नदी देखो किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु नदी की सहायक नदी आपकी चिनाब नदी भी है, ठीक है। और चिनाब को देखिए, अगर आप प्राचीन नाम देखेंगे कि जो है वैदिक काल में अगर इसका नाम है तो इसका नाम क्या होता है, अस्कनी। चिनाब का प्राचीन नाम अस्कनी। झेलम का प्राचीन नाम क्या है, वितस्ता, ठीक है। झेलम का प्राचीन नाम क्या है, वितस्ता। चिनाब का प्राचीन नाम क्या है, अस्कनी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, अगली नदी के बारे में देखते हैं। तो अगली नदी हमारी ब्यास नदी। ब्यास नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो रोहतांग दर्रे के निकट। रोहतांग दर्रे के निकट से आपकी कौन सी नदी निकलती है, तो ब्यास नदी निकलती है। याद रखिएगा कि ब्यास नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, तो रोहतांग दर्रे के पास हो जाएगा। और इसकी कुल लंबाई देखेंगे, इसकी कुल लंबाई है 470। कितनी है, 470 किलोमीटर, ठीक है, ये हो गया। और अगर आपसे मैं पूछूं कि ब्यास के प्राचीन नाम क्या है, तो ब्यास के प्राचीन नाम याद रखिएगा क्या है, बिपाशा। ब्यास का प्राचीन नाम क्या है, तो बिपाशा हो जाएगा। तो ये रही हमारी ब्यास नदी। अगला हम देखेंगे, तो नोट करते हुए आप लोग चलिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए, तो बच्चों पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए ये फायदेमंद क्लासें रहेंगी। अगर आपको एक बार देखने में नहीं समझ, दोबारा देख लीजिए, इसको 3 बार देख लीजिएगा, 4 बार देख लीजिएगा। बार बार आप अगर चीजों का रिवीजन करेंगे ना तो आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। और बाकायदा नोट्स बनाएगा, आप लिखते हुए चलिएगा या स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप इसको कंप्लीट करिएगा। तो अगर आप इसको बाकायदा नोट्स बनाते हैं तो फिर आपको भूलने वाला नहीं है। और क्लास आपको पसंद है बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एक बार, और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। आइए अगले देखते हैं, तो अगली हमारी सतलज नदी। सतलज नदी, अगर मैं आपसे सतलज नदी का प्राचीन नाम पूछूं तो क्या हो जाएगा हमारा प्राचीन नाम, सतुद्री। सतलज नदी का प्राचीन नाम हमारा क्या हो जाएगा,
तो शतुद्री हो जाएगा। और इसका उद्गम स्थल की बात करें तो यहां कहां हो जाएगा, धर्मा दर्रे के पास, धर्मा दर्रे के निकट, धर्मा दर्रे के निकट से ये नदी निकलती है, आपकी कौन सी, सतलज नदी निकलती है। ठीक है, और इसकी अगर लंबाई देखेंगे तो इसकी लंबाई है 1050, 1050 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, 1050 किलोमीटर। और इसकी प्रमुख सहायक नदी है ना, तो याद रखिएगा जो ब्यास नदी है, जो ब्यास नदी है, ये ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है, सतलज की है। और कहाँ मिलती है, पंजाब में हरिके नामक स्थान के पास, पंजाब में हरिके नामक स्थान पर। ठीक है, पंजाब में हरिके नामक स्थान पर कौन सी नदी मिलती है, तो मतलब सतलज नदी से ये क्या होती है, मिल जाती है। यही फिर सतलज नदी आगे जाके किससे मिल जाती है, सिंधु नदी से मिल जाती है। तो याद रखिएगा कि सतलज की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, हमारी ब्यास नदी हो जाएगी। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे गंगा नदी की। अब हम बात करते हैं किसकी, गंगा नदी की, गंगा। ठीक है, तो गंगा नदी के बारे में याद रखिएगा, सबसे पहले ये जो गंगा नदी है ना, ये आपकी अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा व भागीरथी दो नदियां हैं, अलकनंदा और भागीरथी। इनका संगम कहां मिलता है, देवप्रयाग में, देवप्रयाग। ठीक है, याद रखिएगा कि अलकनंदा व भागीरथी कहां मिलती हैं, देवप्रयाग में मिलती हैं। यहीं से इस नदी का नाम क्या पड़ जाता है, जो है गंगा नदी पड़ जाता है। ठीक है, आइए तो इस गंगा नदी का जो उद्गम स्थल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, तो गंगोत्री नामक ग्लेशियर से, गंगोत्री नामक ग्लेशियर से। ठीक है, कि गंगा नदी जो किनसे मिलकर बनती है, देखिए तो दो नदियों का संगम है, अलकनंदा वो भागीरथी देवप्रयाग मिलती है, तो वहीं से क्या बनती है, गंगा नदी बनती है। और इसका जो है उद्गम स्थल क्या है, तो ये हमारा गंगोत्री नामक ग्लेशियर से ये नदी क्या होती है, निकलती। इसकी कुल लंबाई देखेंगे तो 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कुल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है। ठीक है, अब इसकी हम कुछ प्रमुख नदियां देखेंगे। तो गंगा नदी की ना प्रमुख नदियां बहुत सारी हैं, तो हम बहुत सारी नहीं देखेंगे, लेकिन हम कुछ प्रमुख नदियां जो है इसके बारे में देख लेंगे। जैसे गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हमारी यमुना। कौन है, यमुना है। ठीक है, और बहुत सारी जैसे यमुना है, रामगंगा, रामगंगा, और लिखेंगे गोमती, रामगंगा, गोमती, घाघरा, घाघरा, गंडक, गंडक। ठीक है, तो जैसे गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में हमने देखा यमुना हो गई, रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, सोन नदी, महानंदा। और हम देख लेते जैसे सोन नदी है, तो सोन नदी देखिए बिहार के पास पटना में, पटना के निकट जो है हमारी सोन नदी मिलती है, सोन नदी हो गई। ठीक है, रामगंगा नदी हो गई जैसे देखिए। ठीक है, गोमती हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, महानंदा हो गई, महानंदा हो गई। ठीक है, कोसी हो गई। ठीक है, कोसी हो गई, ये नेपाल से निकलती है, तो नेपाल के तराई वाले क्षेत्र से निकल के कहा बिहार में जो है ये हमारी जो है मिलती है। ठीक है, और बहुत सारी जैसे नदियां हम देख लें तो दामोदर जैसे हो गई, आप देखेंगे पश्चिम बंगाल के पास कौन सी नदी है, दामोदर नदी है, वो भी जो है किसकी सहायक नदी है, तो गंगा नदी की सहायक नदियां हो गई। ठीक है,
तो याद रखिए कुछ प्रमुख नदियों के बारे में आप याद रखिएगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, सोन, महानंदा, कोसी। अगर याद करने के लिए जाएंगे तो बहुत सारी हो जाएंगी, लेकिन हमने कुछ प्रमुख नदियों के बारे में देख लिया। तो ये रहा हमारा गंगा नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, आइए, तो गंगा नदी अलकनंदा व भागीरथी से कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में, तो वहीं गंगा नदी कहलाती है। और ये किस ग्लेशियर से निकलती है? तो गंगोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई देखेंगे तो कितनी है? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी सहायक नदियों में कौन कौन सी है? तो यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, सोन, महानंदा, कोसी। ये इसकी क्या हो गई? कुछ प्रमुख नदियां हो गई। आगे बढ़ते हैं, कुछ और नदियों के बारे में देखते हैं, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। आइए, तो बच्चों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इस क्लास को कंटिन्यूअस और थोड़ा सा इसकी लेंथ को भी बढ़ाते हुए चलेंगे। आइए, अब हम देखते हैं यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी हमने पहले ही बताया कि जो यमुना है वो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पर यमुना देखेंगे तो यमुना कहाँ निकलती है? तो ये निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहाँ? यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर से हमारी कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी निकलती है। इसकी कुल लंबाई देखेंगे तो कुल लंबाई है हमारी 1384 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई है 1384 किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक नदी आप देखेंगे यमुना नदी की, तो प्रमुख सहायक नदी हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी? चंबल, बेतवा, चंबल, बेतवा, केन। चंबल, बेतवा, केन, ये तीन प्रमुख नदियां हो गई। ठीक है, चंबल नदी हो गई, बेतवा नदी देखिए हो गई झांसी के पास, केन नदी आपकी बांदा जिले के पास, जो है बांदा जिले के आगे जाके आप देखेंगे थोड़ा सा आगे, तो बांदा जिले में केन नदी जो है किससे मिलती है? यमुना नदी से मिलती है। तो चंबल, बेतवा, केन, ये आपकी इसकी सहायक नदियां हो गई यमुना की। आगे बढ़ते हैं, गंडक नदी के बारे में देखते हैं। गंडक, गंडक, ठीक है, गंडक कहाँ निकलती है? तो तिब्बत में, तिब्बत से निकलती है, तिब्बत में। और ये कहां से? मध्य हिमालय से, मध्य हिमालय से आपकी गंडक नदी निकलती है। ठीक है, और गंडक का अगर प्राचीन नाम देखेंगे ना, तो गंडक का प्राचीन नाम हमारा कौन सा हो जाएगा? सदानीरा हो जाएगा। याद रखिएगा कि गंडक का प्राचीन नाम हमारा कौन सा हो जाएगा? सदानीरा हो जाएगा। इसकी लंबाई देखेंगे, इसकी लंबाई देखेंगे तो इसकी लंबाई है 425 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 425 किलोमीटर। ठीक है, और इस नदी को, गंडक को नेपाल में, याद रखिएगा, गंडक को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। नारायणी, नारायणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये गंडक नदी पटना के पास, पटना के पास गंगा से मिल जाती है। पटना के पास गंगा से मिल जाती है आपकी कौन सी? गंडक नदी मिल जाती है, ये याद रखिएगा। और गंडक को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको नेपाल में देखिए नारायणी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल भी हमने देख लिया कि तिब्बत में, मध्य हिमालय के पास। और इसका प्राचीन नाम हमारा क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है हमारा सदानीरा। ठीक है, आइए अगली बात करेंगे, तो अगली नदी को हम देख लेते हैं, कोसी नदी। ठीक है, कोसी को भी देख लेते हैं। कोसी, कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी कहां से निकलती है? तो कोसी नदी आपकी नेपाल से। ठीक है, नेपाल से, नेपाल के तराई वाले भाग से कोसी नदी आपकी निकलती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई देखेंगे तो इसकी कुल लंबाई है 730 किलोमीटर। 730
किलोमीटर। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो जैसे अरुणा, तमूर, ये इसकी प्रमुख सहायक नदी हो गई। ठीक है, और कोसी को याद रखिएगा, हम इसकी बाढ़ की तीव्रता के कारण कोसी को हम क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किसके कारण, क्योंकि इसकी बाढ़ की तीव्रता के कारण जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो बच्चों, क्लास अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, क्योंकि लाइक करेंगे तो उतना ज्यादा ही मोटिवेशन हमें मिलेगा। और अपने मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा, उनके भी काम के लिए है। जो भी आपके मित्र जो है तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन क्षेत्र की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। ठीक है, अगली नदी हम बात करेंगे तो गोमती नदी। गोमती कहां से निकलती है, तो पीलीभीत के निकट से। उत्तर प्रदेश के एक जिला है पीलीभीत, तो पीलीभीत के निकट जो है ये यहाँ इसका उद्गम स्थल हमें गोमती का मिलता है। ठीक है, पीलीभीत के निकट। इसकी कुल लंबाई देखेंगे तो 940 किलोमीटर, 940 किलोमीटर। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हो गई साई, कर्मा, सूर्य नदी भी है, याद रखिएगा। और वो किसकी सहायक नदी है, तो गोमती की भी सहायक नदियां आपकी हैं। तो जैसे साई हो गई, कर्मा हो गया, ठीक है, सूर्य चूहा है। ठीक है, पूरा नदी का नाम क्या है, सूर्य चूहा। ठीक, और ये कर्मा की जगह बर्मा, याद रखिएगा। ठीक है, तो गोमती की जो सहायक नदियां हैं साई, बर्मा, सूर्य चूहा, ये कुछ गोमती की प्रमुख सहायक नदी हो गई। और गोमती का उद्गम स्थल याद रखिएगा पीलीभीत के निकट। दामोदर देखेंगे, दामोदर नदी, तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहां है, तो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी आपकी जो है निकलती है। ठीक है, दामोदर की लंबाई कुल कितनी है, तो इसकी लंबाई है 541 किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, तो कोनार, बराकर, ये इसकी प्रमुख नदियां हैं, याद रखें। और याद रखिए एक और पॉइंट दामोदर के बारे में, कि दामोदर भी कभी जो है अपनी बाढ़ की तीव्रता के लिए जानी जाती थी। इसीलिए इस नदी को बंगाल का शोक, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, आइए अंतिम नदी देख लेते हैं, जो सिंधु तथा गंगा नदी अपवाह तंत्र की अंतिम नदी, प्रमुख नदी है। देखिए बहुत सारी नदी हमने नहीं शामिल की है, पर सिंधु नदी के पहले तंत्र को हमने देखा, जिसमें से सिंधु नदी, झेलम, सतलज, ब्यास, चिनाब, रावी, इन सभी नदियों को देखा। फिर हमने गंगा नदी के अपवाह तंत्र में देखा, तो गंगा, यमुना, चंबल, गंडक, गोमती, दामोदर, इन सभी नदियों को देख लिया। और अंतिम नदी है इसी गंगा नदी अपवाह तंत्र की सोन नदी। ठीक है, ये सोन नदी का उद्गम स्थल देखेंगे तो कौन सा है, अमरकंटक। सोन नदी का उद्गम स्थल देखेंगे तो अमरकंटक है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो याद रखिएगा सोन नदी के बारे में, कि सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, अमरकंटक है। इसकी कुल लंबाई कौन सी है, 780 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, इसकी कुछ सहायक नदियां कौन सी हैं, उत्तरी कोयल और पुनपुन। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, उत्तरी कोयल और कौन सी है, पुनपुन। तो सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हो जाएंगी, उत्तरी कोयल तथा
पुनपुन हो जाएंगे। और ये जो सोन नदी है ना, याद रखिएगा पटना के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। पटना के निकट गंगा से मिल जाती है सोन नदी जो है, याद रखिएगा। ठीक है, सोन नदी पटना के निकट कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है, क्योंकि सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। तो पटना के निकट ये गंगा से मिल जाती है। तो याद रखिएगा बच्चों, तो ये हमने देखा सिंधु नदी तथा गंगा नदी के अपवाह तंत्र को। ठीक है, सिंधु नदी और गंगा नदी के अपवाह तंत्र में जो कुछ प्रमुख नदियां थी उनका हमने उद्गम स्थल, उनकी कुल लंबाइयां और उनकी कुछ सहायक नदियों के बारे में हमने जाना और समझा और हमने पढ़ लिया। अगला जो अब हम इसमें देखेंगे तो हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र, यानी ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र में जो नदियां शामिल होंगी हम उनके बारे में अब देखेंगे। और भी कुछ महत्वपूर्ण जो नदियां होंगी उनको हम शामिल करेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जितना आप रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। सारा खेल देखिए अभ्यास का है, तो अभ्यास आप करते रहिएगा, बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो भी आपकी क्लासें चलें, जैसे हमने हिस्ट्री की क्लास भी चलाई हुई है, हिस्ट्री क्लास का भी आप रिवीजन करते रहिएगा। ज्योग्राफी क्लास हो गई, पॉलिटी क्लास हो गई, तो जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अब अगली क्लास में। तो क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिएगा। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको देखिए करंट अफेयर जो भी पीडीएफ है, करंट अफेयर की पीडीएफ और आपकी जीएस से संबंधित पीडीएफ, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, GS by RK सर, आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी जाएगी। तो वहां से आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और सभी प्रकार की पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।